तो गुड आफ्टरनून। हम लोग पढ़ रहे थे कोलिजन थ्योरी, है ना। कोलिजन थ्योरी चालू कर लिया था हमने। कोलिजन थ्योरी के अंदर हमने, आप लोग मुझे थोड़ा सा कंफर्म करके बताना, दो पोस्टलेट्स हो गए। अच्छा, यानी कि एक तो ये कि रिएक्शन होने के लिए कोलिजन होना चाहिए, पहला पोस्टलेट। दूसरा, एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ मासेस ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। उस मिनिमम एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। यहां पे क्लोज किया होगा ना, कट ऑफ एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ते फिर। अगला पोस्टुलेट या इसी से रिलेटेड अपन एक पॉइंट, उसी पॉइंट में कंटिन्यू रहिए। यहां पे दो तरह के नाम मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। एक्टिव मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू। जो हमने मिनिमम एनर्जी बताई थी, कट ऑफ एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी, सपोज वो 100 जूल है, तो वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास 100 जूल या उससे ज्यादा की एनर्जी है, वो सब एक्टिव मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। पैसिव मॉलिक्यूल्स नाम से, और वो डिफाइन हो जाने के बाद आपको पता है ये क्या होने वाला है। मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी लेस देन थ्रेशोल्ड वैल्यू, इनको बोला गया पैसिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हाँ, आज हम साथ साथ में सेव करते जाएंगे। सही बोल रहे, सेव कर लिया जाए पहले। वैसे तो लगभग आदत है कंटिन्यू सेव करने की। ठीक है, पैसिव मॉलिक्यूल्स जो कि थ्रेशोल्ड से कम एनर्जी कैरी कर दें। इसके आगे लैंग्वेज लिखेंगे, साथ साथ में लिखते जाए। देयर एग्जिस्ट a dynamic equilibrium, there exists a dynamic equilibrium between active and passive molecules there exists a dynamic equilibrium between active and passive molecules at any given temperature। ठीक है, इसको नोट कर ले, फिर इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, नोटेड, ओके। तो यहां पे जो बोला गया इसका मीनिंग क्या है। मान लेते हैं कि एक कंटेनर के अंदर एक्टिव मॉलिक्यूल्स का परसेंटेज है 20 और 80% पैसिव मॉलिक्यूल्स है। तो हम ये कह रहे हैं कि वो 20% वाले एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से हैं वो फिक्स नहीं रहता है, लगातार एक्टिव और पैसिव मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्सचेंज होता रहता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। एक मॉलिक्यूल जो हाई एनर्जी कैरी कर रहा था, एक्टिव की कैटेगरी में था, वो एक स्लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल से टकराया और उसने उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी और खुद की उसकी कम हो गई। ठीक है, यानी कि जो पैसिव था वो एक्टिव की कैटेगरी में शिफ्ट हो गया और एक्टिव वाला पैसिव हो गया। तो ऐसे ही आपस में डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, एक्टिव वाले पैसिव, पैसिव वाले एक्टिव, ऐसे एक्सचेंज होते रहते हैं। लेकिन एक गिवन टेम्परेचर पे वो परसेंटेज फिक्स रहता है। 20% एक्टिव है अगर गिवन टेम्परेचर पे, तो 20% एक्टिव होंगे इस टेम्परेचर पे। ठीक, कौन से वाले मॉलिक्यूल एक्टिव होंगे 20%, है ना, वो कौन से मॉलिक्यूल है जो कि एक्टिव है, वो चेंज होते रहते हैं, आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट कवर हुआ। अगला पॉइंट जो वापस से एनर्जी से रिलेटेड ही है, इसमें हम एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विच इज वेरी फेमस, और इसके दर्शन सवालों में होते रहते हैं। अर्हेनियस थ्योरी जो आप पढ़ेंगे उसके अंदर ये दिखेगा। मैंने आपको एनसीईआरटी में से रीडिंग लगाने को बोला होगा, सभी बच्चे से मैं बोल रहा हूँ ऐसे कि कोलिजन थ्योरी वाला पार्ट अगर कुछ मिलता है उसमें, और अर्हेनियस थ्योरी डेफिनेटली होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी सिंबल ई ए, जैसा नाम है उसके हिसाब से अगर डिफाइन करें, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बोल सकते हैं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड
टू एक्टिवेट मॉलिक्यूल्स। एक्टिवेट मॉलिक्यूल्स मतलब एक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगती है, इस एनर्जी बैरियर से ऊपर की एनर्जी पे चले जाएं तो उसके लिए मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं हम। हाँ, नेक्स्ट पोस्टुलेट मान सकते हैं ना, नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पोस्टुलेट। वैसे एनर्जी से रिलेटेड ये 2 पॉइंट हो गए हमारे, कई बार क्लब भी कर देते हैं। नंबरिंग ऑफ पोस्टुलेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, द कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। चलिए, हाँ सार्थक, अब बिल्कुल ये नहीं करेंगे, बोल नहीं पाएंगे एक्टिव। कोई मॉलिक्यूल अगर सर्टेन एनर्जी कैरी करे वो तो एक्टिव है, लेकिन वो अगले इंस्टेंट पे पैसिव हो सकता है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारे लिए फॉर्मुलेशन के तौर पे कैसे डिफाइन है वो, तो ऐसे बताते हैं हम। हर हॉरिजॉन्टल लेवल, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, हर हॉरिजॉन्टल लेवल एक स्पेसिफिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल लेवल ऊपर शिफ्ट होता जाता है, हायर एनर्जी की स्टेट होती है। ठीक है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में बनाते थे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लेवल एक पर्टिकुलर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और इधर जाने पे एनर्जी बढ़ रही है। तो अगर हमारे पास में मॉलिक्यूल के पास में, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास में इतनी एनर्जी ऑन एन एवरेज है, दिस इज द एवरेज एनर्जी कैरिड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एंड दिस इज द बैरियर ई थ्रेशोल्ड का। डेटम कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। मान लो यहाँ से तो यहाँ से यहाँ तक इतनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास एवरेज है, यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी है दैट इज द कट ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए वो ये है। जैसे अगर ये 100 जूल है और ये 10 जूल है मान लो, तो मॉलिक्यूल्स ऑन एन एवरेज 10 जूल की एनर्जी तो कैरी कर ही रहे हैं, लेकिन बैरियर क्रॉस करने के लिए उनको 90 जूल की एनर्जी हमें देनी पड़ेगी टू गेट देम एक्टिवेटेड, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायरमेंट माइनस व्हाट दे ऑलरेडी हैव। 100 जूल चाहिए, 10 जूल पहले से है, 90 की रिक्वायरमेंट आ जाएगी ना, मतलब 90 अभी और देना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक सरल सा समझ में आने वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसीलिए एवरेज की बात कर रहे हैं ना, एक्टिवेशन एनर्जी एवरेज पे डिफाइन होती है, एवरेज के हिसाब से डिफाइन होती है। और यूनिट ऑफ कोर्स एनर्जी है तो कैलोरी, जूल, इस तरह चलता है। चलो यहाँ यूनिट लिख देता हूँ, यूजुअली आर्गेनिक थ्योरी में लिखवाता हूँ मैं, वहां पे मेन काम आता है, बट यहाँ लिख लेते हैं यूनिट। जैसे यूजुअली किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। अगले बिंदु पे आते हैं। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड पे नहीं जा रहे अब। ठीक है, लिखने की स्पीड थोड़ी फास्ट रखो, सदियां बीत गई प्रीवियस फॉरवर्ड में, अभी स्पीड बन जानी चाहिए तक। नेक्स्ट चीज, ओरिएंटेशन का फैक्टर। तो सब बच्चे इधर ध्यान से फिर से सुनेंगे। मैंने बोला था कि मॉलिक्यूल्स बॉन्ड ब्रेकिंग में चले जाए और रिएक्शन आगे प्रोग्रेस हो, इसके लिए वो एक सर्टेन इंटेंसिटी के साथ, सर्टेन एनर्जी के साथ कोलाइड करने चाहिए। वो एनर्जी हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी बोली। लेकिन एनर्जी के अलावा भी एक फैक्टर होता है ओरिएंटेशन। जैसे मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, एक इधर एटम एक नीचे एटम, डायटोमिक मॉलिक्यूल ऐसे रखा हुआ है ना, इधर ये दूसरा डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब इन दोनों के बीच में एक कॉलिजन ये हुआ, एक कॉलिजन ये हुआ, बहुत सारे हो सकते हैं, मैं कुछ चुनिंदा बता रहा हूं। ऐसे कोलाइड कर जाए, ऐसे कोलाइड कर जाए, ऐसे कोलाइड कर जाए, तो कौन सा ओरिएंटेशन रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाएगा, या प्रोडक्ट में यील्ड कर जाएगा, या रिएक्शन चालू हो जाएगी, पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, वो भी मैटर करता है। ऐसा नहीं कि किसी भी रैंडम कोलिजन में किसी भी एंगल पे कोलाइड कर गए और रिएक्शन बढ़ गई। तो एनर्जी के अलावा एक ओरिएंटेशन फैक्टर भी होता है। तो अगला पोस्टुलेट इज रिलेटेड टू ओरिएंटेशन, और उसको कंसिडर करने के लिए हम लोग एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ओरिएंटेशन फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर।
या इसको स्टेरिक फैक्टर भी बोलते हैं, स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, ये क्या है इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। बता तो दिया मैंने वैसे। मान लो एक रिएक्शन हो रही है, A2 गैस प्लस B2 गैस बनाता है 2AB गैसीय स्टेट, और ये बताया गया है इसके बारे में कि रिएक्शन एलिमेंट्री है। रिएक्शन एलिमेंट्री इसका क्या मतलब होता है? रिएक्शन एलिमेंट्री इसका मतलब ये एक ही बार में हो जाएगा, यानी कि एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन प्रोडक्ट पे पहुंच जाएगी। तो A2 का एक मॉलिक्यूल आएगा, B2 का मॉलिक्यूल आएगा, कोलाइड करेंगे और दो AB के मॉलिक्यूल उसी एक सिंगल कोलिशन के बाद जनरेट हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सिंगल स्टेप। तो इसके अंदर हम दो सिनेरियो कंसीडर करते हैं समझाने के लिए कि कैसे हो रहा हुआ कोलिशन, ओरिएंटेशन को देखने के लिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूल ऐसे कोलाइड किए, ये A2 का मॉलिक्यूल है, एक ही दो एटम आपस में बॉन्डेड है, ये B2 का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये दोनों सेम साइज की बना देना, ये दोनों सेम साइज की टाइप बना देना। इनमें आपस में डिफरेंस, क्योंकि वो ए का आइटम है ये बी का है, थोड़ा डिफरेंस दिखा सकते हो। और ये आमने सामने इस तरह से आके भिड़ गए। ठीक है, तो इसका नतीजा क्या हो रहा है देखते हैं। ए ए बी बी, तो इनके ये वाले एटम्स आपस में यहाँ पे कोलाइड कर गए। इस कोलिशन का नतीजा ये हुआ कि इस इम्पैक्ट से इनके पीछे जो बैठा था पिलियन राइडर, वो छिटक के अलग हो गया। इस वाली बाइक पे से भी जो पीछे पिलियन राइडर है वो भी छिटक के अलग हो गए, और ये दोनों बाइकर एक सिंगल बाइक में आ गए। ठीक है, तो ये जो बीच में दिखाया गया इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाते हुए बीच में एक स्टेप कंप्लीट हो रहा है, उसके दौरान बीच में जो इंटरेक्शन है, जब बॉन्ड्स टूट रहे हैं, ये पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नया बॉन्ड बन रहा है, वो जो बीच की स्टेट है जहां बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग एक साथ दिख रहे होते हैं, उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। नाम भी बड़ा सूटेबल सा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या दिखेगा, ये पिलियन राइडर अलग हो चुका था, एक आपको ये वाला भी दिखेगा, प्लस आपको ये ए बी का मॉलिक्यूल दिखेगा। अब ये मैकेनिज्म तो नहीं हो सकता, अगर इस ओरिएंटेशन पे कोलाइड करेंगे तो एक बार में यही हो सकता है कि जो एकदम इमीडिएट कांटेक्ट में ये बॉन्ड बना लेंगे। अब ये अगले स्टेप में हो सकता है कि ये ए और ये बी नेक्स्ट स्टेप में कोलाइड करके ए बी का एक और मॉलिक्यूल बना ले। तो ये सिंगल स्टेप में तो नहीं हो रहा है, मतलब ये जो ओरिएंटेशन है दिस इज नॉट प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर दिस रिएक्शन, ऐसे नहीं होना चाहिए। इससे तो सिंगल स्टेप पे नहीं हो पा रहा है। सिंगल स्टेप के अंदर तो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल ए बी का जनरेट हो पाया और दो अलग अलग एटम्स जनरेट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं, बना लो इसको, बना लिया होगा ये तो। हाँ, इंटरमीडिएट बोल सकते हो, ये बीच में ए और बी जो बने वो इंटरमीडिएट्स है। ए बी इज ए फिनिश्ड प्रोडक्ट बट साथ में दो इंटरमीडिएट्स जनरेट हो गए। चलो अगली स्लाइड पे आते हैं। दूसरा ओरिएंटेशन जो सिंगल स्टेप में इफेक्टिव कन्वर्जन दे देगा वो ये होता, 8 वाला शेप। ये दो बाइकें ऐसे टकरा गई, कमाल है मतलब। तो ये ए ये बी से, ये वाला ए इस बी से, तो अब ये बॉन्ड टूट रहे हैं, यहाँ पे इधर से बॉन्ड टूट जाएंगे और ये बॉन्ड बन जाएंगे। बनते हुए कैसे दिखाए, नहीं दिखा सकते, बन गए वो।
ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट है, इससे ही गुजरा, और इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद जब ये अलग हुए तो 2 AB के मॉलिक्यूल्स तैयार हो चुके थे। बाइक्स पे पिलियन राइडर एक्सचेंज हो गए। ठीक है, ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, उससे तो फर्क नहीं पड़ता, ऐसे दिखा देते चलो, फर्क नहीं पड़ता ना, ये मैं सोचना कुछ गलत है। फिगर के हिसाब से सब बना दिया तो इधर दिखा सकते हैं। पॉइंट सिर्फ इतना है कि 2 AB के मॉलिक्यूल बन गए। तो ये सिंगल स्टेप पे हो पा रहा है, यानी कि ये जो है ओरिएंटेशन, this orientation is suitable to explain the elementary process, यानी सिंगल स्टेप में होना चाहिए था, वो यहाँ पे दिख भी रहा है। हाँ, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं हम इसको, है ना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। तो आप लिख सकते हो, सही बात है, लिख लो, यहाँ लिखना हो, आगे हम कहीं ना कहीं तो लिखते हैं, बट यहाँ लिख लो, ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कोलिजन थ्योरी के आधार पे बताऊंगा। तो अभी आपको सुनने का समय आ गया, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये मेन पार्ट सुनने का है, अपन इसमें लिखेंगे कम। रेट ऑफ रिएक्शन एज पर कोलिजन थ्योरी कैसे गवर्न हो रही होगी? जैसे इस रूम की बात करें, इस रूम के अंदर मान लो ये रिएक्शन हो रही होती, मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते, कोलाइड करके ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते, तो रिएक्शन कितनी तेजी से होगी, कॉन्सेंट्रेशन कितनी तेजी से कंज्यूम होगा रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, इसको ध्यान से सुनना। इस रूम के अंदर पर सेकेंड में हर यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 लीटर का वॉल्यूम सपोज मैंने कंसिडर किया, तो 1 लीटर के वॉल्यूम में 1 सेकेंड में बहुत सारे कोलिजन हो रहे हैं, मान लो सपोज ये हो रहे 10 to the power 18 कोलिजन्स पर सेकेंड, है ना। 1 लीटर के स्पेस में मान लो 10 की पावर 18 कोलिजन हो रहे हैं। लेकिन अगर ये सारे के सारे एनर्जी वाइज केपेबल होते, ओरिएंटेशन वाइज सूटेबल होते, तो रेट बहुत फास्ट होती रिएक्शन की, 1 सेकंड में इतने मॉलिक्यूल सीधा सीधा कन्वर्ट प्रोडक्ट में। बट रेट ऐसे नहीं होती, बहुत कम पाई जाती है, यानी जितने कोलिजन होते हैं उसके सामने तो बहुत ही भयंकर कम होती है। अब उसके पीछे क्या क्या फैक्टर है वो देखते हैं। आपको अगर मैं इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वो याद दिलाऊं तो इसको हम लोग बोला करते थे कोलिजन फ्रीक्वेंसी, Z11, गैसियस स्टेट में यूजुअली पढ़ लिया करते हैं कोलिजन पैरामीटर्स। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कितने कोलिजन हो रहे हैं, टोटल इतने हो रहे हैं। ठीक है, ये वाली भिड़ंत हो रही है, ये वाली ओरिएंटेशन आर्डिटेड कैसे भी बहुत तरह की, कुल मिला के इन मॉलिक्यूल्स की इतनी भिड़ंत हो रही मान लो। वैसे सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए Z11 बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के लिए Z12, 2 डिफरेंट टाइप की मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं। ठीक है, उससे मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मुझे उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझना है। तो पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इतने कोलिजन हो रहे हैं, लेकिन रिएक्शन की रेट के बराबर ये नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, यानी हर कोलिजन जो होता है वो सीधा सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा होता है। तो रेट के अंदर कौन से 2 फैक्टर लेने पड़ेंगे? एनर्जी वाला फैक्टर, कि भाई इतने कोलिजन में से कितना परसेंटेज या कितना फ्रैक्शन वो मॉलिक्यूल से जो एनर्जी वाइज केपेबल है, जिनके पास मिनिमम एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर क्रॉस करते हैं, या एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, तो उसके लिए एक फैक्टर आना चाहिए। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इसके बराबर तो नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी कोलिजन फ्रीक्वेंसी टाइम्स सम फैक्टर, ये फ्रैक्शन बोल सकते हो। F रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर एनर्जेटिकली एक्टिव या केपेबल, तो 10 की पावर 18 इंटू सम फ्रैक्शन, ये हमारे पास में क्या आ चुका है, वो मॉलिक्यूल्स या वो कोलिजन जिनके पास में सफिशिएंट एनर्जी थी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की। लेकिन हमने एक और फैक्टर की बात की है, प्रॉपर ओरिएंटेशन। जैसे पिछली स्लाइड पे जो कोलिजन था, मान लो बढ़िया एनर्जी से हुआ, एनर्जेटिक मॉलिक्यूल थे, लेकिन ओरिएंटेशन सही नहीं था, यानी कि ये नंबर अभी और गिरेगा।
ये तो केवल वो कोलिजन है जो एनर्जी वाइज केपेबल है, इसका भी एक फैक्टर लेना पड़ेगा, फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर ये भी मल्टीप्लाई होगा। तो हर चीज बेसिकली डिस्काउंट मांगती जा रही है। तो फॉर एग्जांपल मान लो 10 की पावर 18 कोलिजन थे और उसमें से 10 की पावर -15%, 10 की पावर -15%, परसेंट को फ्रैक्शन में बनाते तो 100 से डिवाइड करते हैं। 10 की पावर -15% मतलब 10 की पावर -17 फ्रैक्शन आ चुका है। इतने फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स एक्टिव है। और मान लो कि प्रोबेबिलिटी का फैक्टर 0.1 है कि 10% मॉलिक्यूल्स प्रॉपर ओरिएंटेशन में होते हैं, 10% फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 0.1। सॉल्व करोगे तो क्या आ गया 1। यानी आउट ऑफ दीज मेनी कोलिजन्स एक कोलिजन पर सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप ये मत सोचो कि अरे सर एक ही हो रहा है, ये तो मैंने रैंडम डेटा लिया है, बट हाँ बहुत कम हो जाता है इसके सामने, जितना दिखता है उसके मुकाबले बहुत भयंकर रूप से कम हो जाएगा। तो कोलिजन थ्योरी के हिसाब से रेट का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आएगा कॉन्सेप्चुअली। इसके अंदर एग्जैक्टली क्या क्या कंटेंट होते हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं, हमारा पार्ट कोलिजन थ्योरी में बहुत ही लिमिटेड है, केवल इसके नेचर को समझना कि इसमें किस किस चीज पे रेट डिपेंड कर रही है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी वाइज कैपेबिलिटी वाले परसेंटेज प्लस प्रॉपर ओरिएंटेशन का परसेंटेज। ठीक है, तो 2% डिस्काउंट लगे तो नंबर ड्रॉप पड़ जाता है। ये चीज क्लियर है? ठीक है, Z11 जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप तो बस इतना याद रखो, मैंने इसका मतलब क्या बताया, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे 1 सेकंड में तो पर यूनिट टाइम की बात हो रही है, 1 लीटर में पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है। 10 की पावर 18 कोलिजन होते हैं। तो इस समय रूम के अंदर पार्टिकल्स भिड़ंत हो रही है लगातार, और 10 की पावर 18 कोलिजन हो रहे हैं पर सेकंड पर लीटर में, और उसका केवल 10 की पावर -15% ही एनर्जी वाइज केपेबल वाले कोलिजन हो रहे हैं। तो 10 की पावर -15% इसका ले लिया, फिर उसमें से 10% ऐसे जो प्रॉपर ओरिएंटेशन पे हो रहे हैं, तो उसका भी फैक्टर कंसीडर कर लिया, और तब जाके एक्चुअल रेट की तरफ हम बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, एफ मैंने बता दिया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर एक्टिव, एनर्जी वाइज केपेबल, एक्टिव मॉलिक्यूल्स का परसेंटेज एक तरह से। तो एनर्जी वाइज एक्टिव मॉलिक्यूल्स का परसेंटेज, प्रॉपर ओरिएंटेशन वाले मॉलिक्यूल्स का परसेंटेज। 10% मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन, इस वाले ओरिएंटेशन में टकरा रहे हैं। जैसे मान लो कि 100 कोलिजन हुए, ये यहां से 100 ही 10 आ रहा था एक्चुअली, 10 की पावर 18 में से 10 की पावर -15% निकालूं तो वो हमारे पास में 10 आता है नंबर। यानी कि 10 की पावर 18 में से 10 ऐसी भिड़ंत हो रही है, 10 ऐसी टक्करें हो रही है जो एनर्जी वाइज केपेबल है, क्योंकि मैंने एनर्जी का फैक्टर लगा दिया। इतने परसेंटेज लोग, इतने फ्रैक्शन लोग एनर्जी वाइज केपेबल थे। अब उस 10 में से एक ही कोलिजन ऐसा जो इस प्रॉपर ओरिएंटेशन पे हो रहा है, यानी इसका 10 का 10%, 0.1, वो 0.1 का फैक्टर आ गया। ठीक है, एग्जैक्टली कुछ याद नहीं रखना है, बहुत सरल है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अननेसरी मैं और स्ट्रेस कर रहा हूँ, अब कुछ बच्चे नहीं समझ पाए तो वो थोड़ा सा और फोकस करें जीवन में आगे से, क्या कह सकते हैं, है ना। इससे ज्यादा समय इस पे नहीं दे पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी पार्ट ऑब्सोलीट टाइप पार्ट है, इसके बारे में लिखवाते नहीं कभी, आर्हेनियस थ्योरी मेन है। तो थोड़ा थोड़ा अपन इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट पोस्टुलेट जैसा बोल सकते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में इसका सिंबल Z11 या Z12, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स टकरा रहे तो 1-1, डिफरेंट टाइप के तो 1-2। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉमा उधर लगा सकते हैं आप, मैं इधर लगा देता हूं, और फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, जिसको F बोलेंगे हम, एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स with proper orientation। और ये हम किससे कंसिडर करते हैं, P के थ्रू, which was probability factor, steric factor, orientation factor। तो बेसिकली फ्रैक्शन ही है। ठीक है, नोट कर लेंगे।
P का मतलब प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ठीक, P का मतलब प्रोबेबिलिटी फैक्टर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं अब मैं। तो कॉन्सेप्चुअली ये कैसा जाएगा, thus conceptually rate of reaction should look like R equal to Z11 और Z12। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिन बच्चों को नहीं पता है, फर्क नहीं पड़ता, समझा दिया मैंने। यूनिट टाइम में यूनिट वॉल्यूम में कितनी टक्कर है, इनटू उसका एक परसेंटेज लिया, ये टोटल टक्कर इनटू एफ करते ही वो टक्करें आ गई जो एनर्जी वाइज केपेबल है। तो एनर्जी के कंसीडरेशन को, एक्टिव मॉलिक्यूल्स के परसेंटेज को कंसीडर करने वाला फैक्टर ये रहा, ठीक है। प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ में हुई कि नहीं हुई, उसका परसेंटेज या उसका फ्रैक्शन ये रहा, ठीक है। तो इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है। तो टोटल कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, rates of most of the reactions become 2 to 3 times, becomes 2 to 3 times, rates of most of the reactions become 2 to 3 times for every 10 degree rise in temperature, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है कि यदि रिएक्शन सिस्टम का तापमान 10 डिग्री से बढ़ा दिया जाए तो ज्यादातर रिएक्शन के केस में रेट 2 से 3 गुना के बीच में हो जाती है, यानी कोई फैक्टर आएगा जो 2 से 3 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है, तो 2 to 3 टाइम्स के बीच में रेट्स हो जाएंगे। अब ये हम इससे समझना चाहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से यहां क्या फर्क पड़ा, ठीक है। अब सब बच्चे इधर देखेंगे कि इन तीन चीजों पे अगर हम ध्यान दें तो टेम्परेचर का क्या क्या इंपैक्ट आ सकता है वो देखते हैं। इधर से बात करूंगा मैं, ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर कोलाइडिंग विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब दो मॉलिक्यूल जो कि ऐसे कोलाइड कर रही है, मान लो प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ठीक है, अरबों खरबों और बहुत बड़ा नंबर एक्चुअली, उसके अंदर से बहुत ही कम मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर एनर्जी के साथ कोलाइड किए थे। तो क्या ये टेम्परेचर से कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। बहुत सिंपल थॉट के हिसाब से दिखता है कि नहीं, टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन हम डिसाइड नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली और उसमें सब तरह के कोलिजन हो रहे हैं, तो हमारा जो रिक्वायर्ड ओरिएंटेशन है वो भी एक सर्टेन परसेंटेज हो रहा होगा, लेकिन टेम्परेचर के कंट्रोल में नहीं। मैं टेम्परेचर कम कर दूंगा तो ओरिएंटेशन प्रॉपर आएगा, या बढ़ा दूंगा तो चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो दिस फैक्टर का टेम्परेचर वाला पार्ट साइड लाइन, टेम्परेचर से इस फैक्टर में कोई बढ़ोतरी की बात नहीं हो रही। ये दो चीजें जो टेम्परेचर से प्रभावित हो सकती हैं, ये क्या है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम कितने कोलिजन हो रहे थे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल्स और एग्रेसिवली और तेज तेज मूव करेंगे, तो एक यूनिट टाइम में जल्दी जल्दी ज्यादा टकरे होंगी, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, कोलिजन फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाती है, तो इसके बढ़ने की वजह से रेट हो सकता है 2 से 3 गुना हो गई। जैसे ही तापमान 10 डिग्री बढ़ाया, हो सकता है इतना बढ़ गया, ये फैक्टर 2 से 3 गुना हो गया कि इसकी वजह से रेट 2 से 3 गुना नजर आ रही। और इसका भी रोल हो सकता है, ये क्या है, परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर एक्टिव। अभी 20% मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एनर्जी वाइज कैपेबल है, बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, जिनके पास मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है। हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वी आर मेकिंग मॉलिक्यूल्स मोर केपेबल, सबको एनर्जी दे रहे हैं। तो जो मॉलिक्यूल पहले लायक नहीं था, अब उसको भी टेम्परेचर के थ्रू एनर्जी जो मिली है वो उस केपेबिलिटी के रेंज में आने लगा, पहले नहीं था अब आने लगा। तो हो सकता है 20% या 30%, 40% लोग एक्टिव हो गए। तो ये दो फैक्टर हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे, इसका तो टेम्परेचर से कनेक्शन नहीं। तो अपन लिखेंगे इसमें एक, इसके अंदर छोटी सी हेडिंग जैसे बोल सकते हैं,
पॉसिबल एक्सप्लेनेशन अपन इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे Z11 का फॉर्मूला बताना मतलब अननेसेसरी कंफ्यूज करेगा। जिनको याद हो ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए फॉर्मूला बताने का मतलब नहीं। प्रोपोर्शनलिटी बता देता हूं आपको, इसका रिलेशन टेम्परेचर के साथ में √T के साथ प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है, तो कोलिजन की जो फ्रीक्वेंसी है Z11 या Z12 वो रूट ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन्स के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार एन स्टार स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता है। यू बार उसमें एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड √T पे प्रोपोर्शनल होती है, तो ये आ जाता है। ठीक है, और कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन के हिसाब से ये है ना, रिजिड कंटेनर की बात अगर हम कर रहे हो, लिख सकते हो चाहो तो। जैसा कि हम काइनेटिक्स में हमेशा बोल रहे हैं, जब तक सवाल के अंदर वो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन ना बोले, हम मान के चलते हैं कि कंटेनर रिजिड है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस पे ये √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगली स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, तो सपोज टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट पॉपुलर टेम्परेचर जो जनरली हम अंडर द रूफ लेबोरेटरी कंडीशन में एक्सपेक्ट करते हैं 25 डिग्री। तो 25 डिग्री पे सपोज रिएक्शन हो रही थी, हमने उसका तापमान बढ़ा के 35 कर दिया, 10 डिग्री का चेंज किया, तो केल्विन स्केल पे कितना हो जाएगा, 298 से 308। तो हमारे पास में मैं Z11 के एग्जांपल लेके बता देता हूं नोटेशन। Z11 at 308 Kelvin अपॉन Z11, ये 1-2 से फर्क नहीं पड़ रहा है, एट 298 केल्विन। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी 308 केल्विन यानी 35 डिग्री पे अपॉन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी 298 केल्विन पे। तो हमने अभी प्रोपोर्शनलिटी देखी थी, रूट ऑफ टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनलिटी। तो टेम्परेचर्स का रेशियो आ जाएगा अंडर द रूट 308 बाय 298। तो ये कुछ 1.02 टाइप का फैक्टर आता है। 1.02 यानी कि तापमान के 10 डिग्री बढ़ जाने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी में 1.02 टाइम्स बढ़ोतरी हुई। जितनी फ्रीक्वेंसी पहले थी उसका 1.02 टाइम्स हो गई, जबकि रिएक्शन रेट तो 2 से 3 गुना हो रही। ये तो लगभग 1 जैसा ही, यानी कि प्रैक्टिकली नो इंपैक्ट। ठीक है, तो ये 1.02 टाइम्स ही हुई। हमारा जो रेट का फॉर्मूला था उसमें अगर ये वाली चीज टेम्परेचर बढ़ने से पहले के मुकाबले 1.02 टाइम्स हो जाती है, पहले Z11 थी और बाद में हो गई 1.02 Z11, इतने टाइम्स हो गई, तो रेट तो 2 से 3 गुना हो रही थी। मतलब दिस इज नॉट द प्राइम फैक्टर। ठीक है, द इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी लिखेंगे फटाफट, इज वेरी स्मॉल and it could not, you can't, अंग्रेजी को छोड़े, could not account for the increase of 2 to 3 times in rate of reaction। ठीक है, नोट कर लेंगे। एरो मतलब इंक्रीज, ये पहली क्लास में थोड़ी है तो लिक्विड सॉल्यूशन से लगाते आ रहे हैं हम लोग। द इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी ओके, चलिए नोट कर लिया गया है, तो अपन जाते हैं अगली स्लाइड पे। अब दूसरा फैक्टर बच गया, टेम्परेचर की वजह से तो नहीं आ रहा दूसरा फैक्टर हमारे पास, परसेंटेज ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स या फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स।
ठीक है, तो ये तो काम कर ही नहीं रहा था, इन दोनों की बात हो रही थी, इसकी बात कर चुके, दिस इज नॉट द प्राइम फैक्टर, ऑफ कोर्स ये होना चाहिए, तो इस पे आ जाते हैं हम लोग। तो एक ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ऐसा ग्राफ आप लोग गैसियस स्टेट में बनाते थे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स में वाई एक्सिस पे आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता था, नॉट एक्जैक्टली फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक एक्स्ट्रा डिटेलिंग और होती थी, उसमें नहीं जाना है, बट हाँ समथिंग रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसमें इधर वाली एक्सिस पे स्पीड होती थी, ठीक है, तो किस किस स्पीड इंटरवल में कितने फ्रैक्शन लोग मौजूद हैं, कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वो वहां पे प्लॉट होता था। लेकिन अब यहां पर हम जो देख रहे हैं उसमें एक्स एक्सिस पे स्पीड की जगह एनर्जी है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है, किसी एक गिवन टेम्परेचर पे, एट सम टेम्परेचर, कोई एक गिवन टेम्परेचर पे ये ऐसा दिखेगा। कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, जैसे कि यहाँ पर जो ग्राफ होता है, ये जो वाई एक्सिस होती है इस ग्राफ पे टेंजेंट होती है। जब हम लोग केटीजी में पढ़ते हैं वो वाला स्पीड के साथ में मॉलिक्यूलर स्पीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे जब स्पीड्स होती हैं तो ग्राफ ऐसे वर्टिकल उठने बजाय हॉरिजॉन्टली चलता है, ऐसे चलता है फिर राइज होता है, यानी उस ग्राफ में एक्स एक्सिस इज द टेंजेंट, इस ग्राफ में वाई एक्सिस इज द टेंजेंट। एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। यहां पे हमारे पास में एक एरिया शेड कर लेते हैं अपन, तो किसी गिवन टेम्परेचर पे ये वाला शेडेड एरिया, इनफैक्ट इस एरिया, इस ग्राफ के नीचे का एरिया आपको याद होगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता था, तो वो आज भी यही बता रहा है। तो ये वाला एरिया मुझे वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है जिनके पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की बराबर या उससे ज्यादा है, या जो बेसिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स हम ये कह रहे हैं। So this is representing the area represents fraction of active molecules, जिसको हम उधर इक्वेशन में F बुला रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब टेम्परेचर बढ़ने का क्या नतीजा होता है वो आपको गैसियस स्टेट से यदि याद आ जाए, बना लो इसको फटाफट, फिर बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इस पे आगे। तो गैसियस स्टेट में जब आप लोग पढ़ते थे, यहां पे मॉलिक्यूल्स की स्पीड होती थी, ग्राफ समवॉट सिमिलर होता था, वो मैंने चेंज बता दी, यहां से बस वैसे स्टार्ट होता था, बेल टाइप कर्व बनता था। जब उसमें टेम्परेचर बढ़ाते थे तो एक चीज होती थी कि ग्राफ की पीक नीचे हो जाती थी और आगे शिफ्ट हो जाती थी, ग्राफ थोड़ा फ्लैट होता था और वाइड हो जाता था, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा फ्लैट और वाइड, यानी कि पीक ऐसे आगे शिफ्ट हो जाती थी। सेम घटना यहां घटेगी यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जो 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस जब ले जाएंगे तो ग्राफ के अंदर जो चेंज आएंगे वो हम प्लॉट करेंगे। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इधर की तरफ एनर्जी, सेम ग्राफ बना रहे हैं बस दो टेम्परेचर पे दिखाएंगे अपन। तो एक तो ये ग्राफ था, टेम्परेचर 298 पे मान लो, सपोज दिस इज एट 298 केल्विन,
फिर टेम्परेचर बढ़ाया हमने, और ये ग्राफ आ गया। दिस ग्राफ इज एट सपोज 308 केल्विन। टेम्परेचर बढ़ने पे पीक नीचे आई, आगे शिफ्ट हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी सपोज ये रही। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि पहले जो फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स थे वो ये थे 298 केल्विन पे। वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो कि एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी कैरी करें, एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। और 308 केल्विन पे जो ब्लू वाला कर्व है, ये कि आगे वाला एरिया एक बड़ा पोर्शन हो गया है। ठीक है, तो ये हम लोग बना लेते हैं। ये ऐसे चल रहा है, और दूसरा वाला हम दूसरे कलर से ले लेते हैं। चलो ये ले लेते हैं। तो पिंक वाला शेडेड रीजन बड़ा है ऑफ कोर्स। Shaded area increases for 308 Kelvin by 2 to 3 times. ठीक है, ऑफ कोर्स कंपेयर करें 298 केल्विन से, तो ये रीजन है। शेडेड एरिया क्या देता है? फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स increase by 2 to 3 times। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, कर ले नोट। हाँ, जनरल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, इसको जनरल ऑब्जर्वेशन से मतलब यूं कह लो कि एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो इक्वेशंस के थ्रू बनाएंगे, इसके इक्वेशंस लेंगे, इक्वेशन के थ्रू ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो और इक्वेशन प्रोबेबिलिटी बेस्ड रहती है, स्टैटिस्टिक्स बेस्ड रहती है, तो ये एरिया उसमें निकाल सकते हैं अपन लोग। ओके, चलिए भाई। तो हमारा जो मेन इसके अंदर कोलिजन थ्योरी का जो पार्ट था जिसपे हमें फोकस कर रहे थे वो कवर्ड है, जो पोस्टेट्स वगैरह है। अब हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स। तो ये किस तरह के दिखते हैं और इनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि सवालों के अंदर ऐसे ग्राफ ऐसे डायग्राम बने रहते हैं। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसा दिखता है आपने ऑर्गेनिक में जरूर देखा होगा ये, और इसमें से चीजें कैसे रीड करते हैं, ये अपना फोकस है। ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स के अंदर हम सबसे पहला केस ले रहे हैं, और एलिमेंट्री रिएक्शन। दो ही केस देखिए, मतलब एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स में क्या कुछ बदलाव आते हैं।
और एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस का मतलब कि जो सिंगल स्टेप में हो जाए, रिएक्टेंट और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट किए और डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए एक ही बार में। तो मान लो एक रिएक्शन हम ऐसे सिंपल समझने के लिए ले रहे हैं, ए से बन रहा है बी, ठीक है, ए से बन रहा है बी और ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, एलिमेंट्री है। और रिएक्शन जो है, चलो इंडेक्स अब यहाँ नहीं लिखते हैं, डायग्राम बनाएंगे उसमें देख लेंगे। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ओके, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर ठीक है। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसा इधर दिखेगा वो देखते हैं। इस डायग्राम में वाई एक्सिस पर एनर्जी या एनर्जी का कोई पैरामीटर हो सकता है, एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखते हैं और रिएक्शन प्रोग्रेस। तो अब सब बच्चे इधर ध्यान से देखेंगे, बनाने का काम कुछ नहीं करना, वहां तक नोट कर ले तो ठीक है, एक बार होल्ड करो और इधर ध्यान से सुनो। ये जब रिएक्शन हो रही है तो इसके अंदर ए जो कि हमारा रिएक्टेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, बी और जो प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेटिव है, इस डायग्राम में हर एक हॉरिजॉन्टल लेवल, जैसा मैंने पहले भी बोला है, हर एक हॉरिजॉन्टल लेवल एक सर्टेन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और इधर एनर्जी बढ़ रही है। रिएक्शन हमारी कैसे बोल रहे हैं हम, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब रिएक्शन के दौरान सिस्टम ने एनर्जी गेन की, ओवरऑल एनर्जी सिस्टम की बढ़ गई है, यानी बी का जो एवरेज एनर्जी लेवल है वो ए से हायर होगा डायग्राम में। तो अगर ए का एवरेज एनर्जी लेवल यहां चल रहा है तो बी का एवरेज एनर्जी लेवल सपोज यहां चल रहा है, ठीक है, ये ए का एनर्जी लेवल एवरेज, ये बी का एवरेज एनर्जी लेवल। तो रिएक्शन प्रोग्रेस का मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट में आपके रिएक्शन की सीक्वेंसिंग रिप्रेजेंट हो रही है। ए ये आपका रिएक्टेंट था, इससे बी बनेगा, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, तो ट्रांजिशन स्टेट इज दैट स्टेट जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हाई रहती है, इसलिए उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हाईएस्ट एनर्जी वाला जो कुछ यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन आता है वो ट्रांजिशन स्टेट को कॉरेस्पॉन्ड करता है। द पीक ऑफ दिस प्रोफाइल डायग्राम रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ए ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचा और वहां से होते हुए बी में कन्वर्ट हुआ, तो इधर रिएक्शन का पूरा ऐसे फ्लो रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये डायग्राम में बना देता हूं, पे ऐसे गया, सपोज ऐसे आ गया, ठीक, ये बना लो। पहले थोड़ा फिगर बड़ा बनाना, खुला खुला, इसमें चीजें मार्क करेंगे कई सारी, ठीक। तो 1/3 ऑफ ए पेज टाइप पे बना लो, आपकी कॉपी का पेज का 1/3 पेज पे आप बना सकते हो, थोड़ा खुला खुला बना सकते हो। अब मैं आपको एनर्जीज मार्क करूंगा यहां पे, बताओ ना, ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जैसा कि हमने पहले भी बोला है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो एक तो चीज यहां से मार्क आप करना चाहे तो ये कर सकते हैं कि ये जो है हाइट, ये हमारे पास में एवरेज एनर्जी ऑफ ए है, ठीक है। आप थोड़ा खुला खुला बनाएंगे तो अच्छे से मार्क कर पाएंगे। ये हाइट एवरेज एनर्जी ऑफ बी है। पहले पहले डायग्राम में बहुत ज्यादा चीजें मार्क करूंगा मैं, हमेशा नहीं करेंगे, आपको बस दिखना चाहिए हाँ ये ए की एवरेज एनर्जी है,
यहां से यहां तक की बी की एवरेज एनर्जी की पोजीशन है। ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट तक की, ट्रांजिशन स्टेट तक की हाइट क्या है हमारे पास में? थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कि ए को अगर बी में कन्वर्ट होना है तो उसको इस हाई एनर्जी की ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना पड़ेगा, तब वो कन्वर्ट हो पाएगा। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंपैक्ट, कॉलिजन उतनी इंटेंसिटी का नहीं है कि उसके दौरान सिस्टम इतनी एक्टिवेटेड स्टेट पे पहुंच पाए, यहीं कहीं बीच में रह गया तो वापस आ जाएगा। क्रॉस करना है तो इतनी एनर्जी उसके पास में आ जानी चाहिए। तो ये जो एनर्जी बैरियर है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फ्रॉम यहां से यहां तक टोटल देखते हैं अगर, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, टी थ्रेशोल्ड, मार्क कर लो। एक्टिवेशन एनर्जी मार्क करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी यहां पे 2 है। सब बच्चे अब इधर ध्यान से देखेंगे, ठीक है? बताएं। ए से ट्रांजिशन स्टेट तक का सफर, वही जो अपन ने बताया था, जो यह आपको फॉर्मूला याद आ जाए, ई टी एच माइनस ई एवरेज, थ्रेशोल्ड एनर्जी या कट ऑफ एनर्जी माइनस एवरेज जितनी वो ऑलरेडी कैरी कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा जो हमें देनी पड़ती है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब रिएक्शन को हम फिलहाल दोनों तरफ के वे में देख रहे हैं, ए से बी का और बी से ए का कन्वर्जन, तो दोनों डायरेक्शन की 2 एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी। तो ए को यदि बी में जाना है तो उसके पास इतनी एनर्जी तो एवरेज में है ही, इसके अलावा एक्स्ट्रा एनर्जी जो चाहिए वो इस बैरियर तक पहुंचने के लिए, वो क्या है? वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब मैं इसको भी मार्क कर देता हूं, थोड़ा एक की जगह पे मार्किंग ना हो इसके लिए हम लोग इसका सहारा ले सकते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेवल, और खींच लेते हैं आगे, ग्राफ में घिस पिच नहीं करना होता। चलिए, तो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये किसको पहुंच रहे हैं हम? ए से बी की बात कर रहे हैं, तो ये जो एनर्जी आई है एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड डायरेक्शन की, ई ए एफ। इसी रिएक्शन को रिवर्स में देखें तो बी को यदि ए में जाना है तो इतनी एवरेज एनर्जी तो कैरी कर ही रहा है, इतना एक्स्ट्रा उसको चाहिए। सो दिस बिकम्स एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? ये भी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, बना लो ये भी। तो हर चीज आपको एकदम बढ़िया से छप जाने की दिमाग के अंदर। हाँ, लॉजिकल है कि एवरेज एनर्जी की वैल्यूज हैं, इतनी एनर्जी टोटल चाहिए थी, उसमें से इतना पहले से लेके आया है, तो जो एक्स्ट्रा लगी वो एक्टिवेशन एनर्जी। रिवर्स रिएक्शन के लिए सारी चीज इधर से देखना शुरू करेंगे, इतनी एवरेज लेके आया है, इतनी चाहिए थी, तो इतनी एक्स्ट्रा लगेगी, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। एक चीज मार्क करने वाली बाकी है, वो है ए और बी की एनर्जी का जो लेवल का डिफरेंस है। तो ए और बी की एनर्जी का जो लेवल का डिफरेंस है ये वाला, इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द प्रोसेस, डेल्टा ई या डेल्टा एच। ठीक है, तो इतना कुछ हो गया भाई डायग्राम में। अब मैं जा रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। ग्राफ के नेचर से, हाँ ग्राफ के नेचर से मतलब ये पोजीशन से एंडोक्स बता सकते हैं ना। बी का पोजीशन ए से ऊपर है तो एंडोथर्मिक है, बी का पोजीशन ए से नीचे तो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, अगर आपने बना लिया तो मैं एक बार अगली स्लाइड पे चलता हूं और यहां से एक रिलेशन और लिख के फिर हम
एक्सोथर्मिक का आपको दे देंगे होमवर्क के लिए। एक्सोथर्मिक का मैं आपको बता देता हूँ हिंट, सब बच्चे सुनेंगे इधर। ये मैंने एंडो के लिए बनाया, सिमिलर आप एक्सो के लिए बना सकते हैं, है ना। ये आपका काम है होमवर्क, थोड़ा हमने समय इसमें लगाया तो आप समय वहां पे बचाएं थोड़ा सा, मतलब यहां हम बचा लेंगे। अभी रिएक्शन में एंडोथर्मिक है तो बी का एनर्जी लेवल ए से ऊपर है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक मतलब सिस्टम में से एनर्जी बाहर आ रही है, तो जितनी एनर्जी थी उसके मुकाबले एनर्जी कम हो गई, तभी वो एक्स्ट्रा जो एनर्जी का चेंज है, डिफरेंस उतना रिलीज हो गया। तो जो बी का पोजीशन है वो ए से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब ए का एक पोजीशन लेना, बी को से थोड़ा नीचे बनाना, बाकी सब कुछ सेम है, हर चीज वैसे मायने रखेगी। ए टू बी का डिफरेंस डेल्टा ही है, बाकी एज इट इज सब कुछ सेम, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पे आते हैं और हम एक एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब डेल्टा ई का एक फॉर्मूला देखेंगे। तो हमारे पास में डेल्टा ऑफ ई चेंज ऑफ एनर्जी इज बेसिकली फाइनल एनर्जी की वैल्यू यानी कि प्रोडक्ट की ई एवरेज माइनस स्टार्टिंग की एवरेज एनर्जी वैल्यू इन द सिस्टम यानी कि रिएक्टेंट की। ये होता है, कोई एक ग्राफ से भी दिखेगा। हम बोलते हैं पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, तो सवालों के अंदर बहुत बार इस पिक्टोरियल इमेज से चीजें स्पष्ट दिखती है कि हमें क्या निकालना है, क्या चीज किसको रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको ये पता है तो इस डायग्राम का बहुत अच्छा यूज किया जा सकता है इक्वेशन से हट करके। अभी मैंने वहां बोला डेल्टा इज डिफरेंस ऑफ एवरेज एनर्जी, उठाई बी की हाइट में से ए की एवरेज हाइट ये हटा दी, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स, ठीक है। ई एवरेज बी माइनस ई एवरेज ए। अब एवरेज एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाली एनर्जी को मैं लिख सकता हूं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ध्यान से देखेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से ये इतनी एनर्जी, ये वाली फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी घटा दे तो एवरेज एनर्जी ऑफ ए आ जाता है। तो थ्रेशोल्ड में से वो जो हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये जो है ये हमारी पहली टर्म हो गई। सिमिलरली सॉरी बी के लिए लिखना था, है ना, ये बी के लिए पहले, तो चेंज यही करना है कि यहाँ पे बैकवर्ड कर लेना है बस। थ्रेश होल्ड में से बी की एवरेज एनर्जी घटा दी, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी घटा दी, तो वो एनर्जी आ गई जो कि एवरेज पे है ए के पास, बी के पास, माइनस सिमिलरली थ्रेश होल्ड एनर्जी माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन विल गिव अस एवरेज एनर्जी ऑफ ए। यहां से डेल्टा ई बराबर ई थ्रेशोल्ड वगैरह कट जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी का चेंज है वो एक्टिवेशन एनर्जीज का डिफरेंस है। रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी का चेंज है वो एक्टिवेशन एनर्जीज का डिफरेंस है, ठीक है। अब ये चीज या ग्राफ से भी अगर देखें तो मुझे डेल्टा ई निकालना है, तो ये रहा ई ए फॉरवर्ड, थोड़ा इसको इधर स्लाइड कर दिखाता हूँ, ये ई ए फॉरवर्ड यहां से यहां तक की हाइट, उसमें से ये वाला घटा दिया ई ए बैकवर्ड, तो ये इधर वाला टुकड़ा बच गया। ग्राफ से एविडेंटली दिख रहा है, हमने ऐसा थोड़ा इक्वेशन से निकाल लिया। इधर मैं लिख देता हूँ, चलो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी थी ई ए फॉरवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ड्रॉ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ना शॉर्टकट लिख दिया मैंने, ड्रॉ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एक्सोथर्मिक एलिमेंट्री रिएक्शन। इसकी हेल्प लिए बिना अपने दिमाग से बनाना, एक एक चीज की समझ रखते हुए कि एवरेज एनर्जी क्या होगी, डेल्टा ई क्या होगा, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, बिना देखे बना लेना, ठीक है। दिस इज होमवर्क। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे आते हैं हम लोग, तो हमने कुछ किस तरह से लिखा था, ठीक है। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन सेकंड केस, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस,
ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब जो मल्टीपल स्टेप में हो रही है। तो मान लो हमारे पास एक रिएक्शन हो रही होती कि ए से बन रहा है बी, और वही बता दिया गया कि रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, मतलब मल्टीपल स्टेप्स में होगा। और एक जानकारी दे दी सपोज इसमें कि डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, यानी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो अब मैं आपसे एक चीज कहूंगा जो सब बच्चे ध्यान देंगे कि हमारा ये सब समझ का पर्पस क्या है, मतलब हम कुछ बेसिक बातें जान जाए, उसको यूज कर पाए। जैसे कि इतनी इंफॉर्मेशन मात्र से हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में कुछ बातें जान जाएंगे। मतलब ये एक सवाल हो सकता था अपने आप में कि एक सवाल दे दिया गया कि आपको बोला गया एक रिएक्शन है ए से बी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, सेकेंड इंफॉर्मेशन इट इज एंडोथर्मिक। ठीक है, अब सब बच्चे ध्यान देंगे। ये बोलने के बाद में पूछ लिया गया which of the following is a possible energy profile diagram for the given reaction, और 4 एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना दिए जाए सपोज। तो यहां से हमें क्या क्या चीजें मिलती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसका मतलब कि सिंगल स्टेप के अंदर कन्वर्जन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एक या एक मतलब 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स होंगे। ठीक है, एक बार मैं 2 स्टेप के एग्जांपल से बताऊं, ये बनाना नहीं आपको भी ना, मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं कि कैसे यूज होती चीजें। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, इधर एनर्जी, इधर की तरफ रिएक्शन प्रोग्रेस, वो सब तो ठीक है, जो जो चीजें दिखती है उसको मार्क कर सकते हैं। एंडोथर्मिक यानी कि ए का लेवल और बी का लेवल कुछ इस तरह का है, सिस्टम में ओवरऑल एनर्जी का अपलिफ्टमेंट हुआ है, एनर्जी एंटर हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, एंडोथर्मिक है, तो बी का लेवल ए के लेवल से ऊपर होगा। बस ये एलिमिनेशन के लिए हेल्प करता है ऑप्शन में। तो 4 ऑप्शन में से देखो कि ऐसा कौन सा जिसमें बी को ए से नीचे बनाया हुआ है, वो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। दूसरी चीज, किसी ऑप्शन में अगर ऐसा बना रखा है ए से बी, चलो ये एंडो तो दिख ही रहा है, ये ए का लेवल है, ये बी का लेवल है, तो अपने को दिखा हाँ ये तो एंडो है, ए से बी ऊपर है। लेकिन एक सिंगल पीक है, मतलब कि एक ट्रांजिशन स्टेट से होते हुए एक ही बार में प्रोडक्ट, ये तो एलिमेंट्री में होता है, कॉम्प्लेक्स में एक पीक नहीं आती, मल्टीपल पीक्स आएंगी, तो यानी सिंगल पीक वाले भी रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इन बातों से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 मतलब बी का लेवल ए से ऊपर है, कॉम्प्लेक्स इसका मतलब कि बीच में मल्टीपल पीक्स है, 2 या 2 से ज्यादा पीक्स होंगी। जैसे 2 पीक का एग्जांपल बताऊं मैं, ठीक है, ऐसे ऐसे होगी सपोज ये रिएक्शन। तो इसमें ये वाली चीज क्या होती है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट, कि पहले ए से कुछ इंटरमीडिएट बना, फिर वो इंटरमीडिएट अगले स्टेप में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। ये 2 स्टेप के हिसाब से मैंने माना है। अगर 3 स्टेप होते तो ये चीज ऐसे हो जाती, मान लो एक इंटरमीडिएट, फिर दूसरा, फिर सपोज ये तीसरा, ऐसा है सपोज। तो ए से कुछ इंटरमीडिएट नंबर 1, फिर इंटरमीडिएट नंबर 2, और फिर फाइनली प्रोडक्ट। ठीक है, अब इनकी पोजीशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कहने का मतलब है कि यहाँ पे पीक्स डिसाइड करते हैं कितने स्टेप। अगर 2 पीक आ रही मतलब 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, पहले स्टेप में इंटरमीडिएट नंबर 1 पे पहुंचे, दूसरे स्टेप में प्रोडक्ट। 3 पीक मतलब 3 स्टेप में रिएक्शन हो रही होगी, फर्स्ट स्टेप में पहला इंटरमीडिएट, दूसरे स्टेप में दूसरा इंटरमीडिएट, तीसरे स्टेप में प्रोडक्ट। The number of peaks represent number of steps. Single peak, single step. That is elementary reaction. तो एलिमेंट्री में हमेशा सिंगल स्टेप होगा, कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल स्टेप होगा। तो इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या देखना है, मल्टीपल स्टेप वाले आपके ऑप्शन में रहेंगे, सिंगल स्टेप वाले रिजेक्ट कर दो, एंडो एक्सो से भी कुछ रिजेक्ट हो जाएंगे, ऐसे इंटरप्रेट करना है। ठीक है, मोर देन 2 पीक मैंने बता दिया ना कि मल्टीपल स्टेप्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ स्टेप्स। तो अपन इसका मैकेनिज्म बता दें। कोई ऑफिशियल मतलब एक्चुअल रिएक्शन तो नहीं, ए और बी तो सिंबॉलिक है, तो मैकेनिज्म कुछ भी हम एक रैंडम मान रहे हैं। सपोज मैकेनिज्म ये दिया हुआ है कि ए से ए स्टार बना, इंटरमीडिएट को ए स्टार बना रहे हम लोग, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में जो ए स्टार था वो फिर बी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ए से ए स्टार बना, ए स्टार से बी बन गया। तो इसको डायग्राम में कैसे अपन देखेंगे, और कुछ और चीजें और मार्क कर दी जाए। मान लो जैसे बोल दिया गया कि इसका डेल्टा एच
ग्रेटर देन 0 है, इसका डेल्टा एच लेस देन 0 है, और ओवरऑल डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है. So the whole and sole purpose of this topic is to become capable and able इन चीजों को यूज करने के लिए ना, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की इनका क्या मायने है, इन बातों के, इन डेटा के ग्राफ में क्या मायने है. तो मैं अगली स्लाइड पे बनाऊंगा अच्छे से, इधर अभी बता देता हूं कि ये दिख रहा है सामने ना, तो ये सब बच्चे इसको देखेंगे डायग्राम के अंदर. तो इसमें चीजें कैसी कुछ दिखनी चाहिए, कुछ चीजें पहले से मार्क कर लेते हैं. ए मतलब ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक, तो अगर ए का लेवल यहां पर है तो बी का लेवल उससे ऊपर होगा, सपोज यहां पे होगा. ठीक है, फिर ए से ए स्टार बनता है, ये 2 स्टेप में हो रहा है, मतलब 2 पीक आएंगी. ए से ए स्टार पहले स्टेप पे बनेगा और वो एंडोथर्मिक है, यानी कि जो ए स्टार है उसकी एनर्जी ए से ज्यादा है, तो ए स्टार की एनर्जी ए से ज्यादा कहीं भी हो सकती है इधर. लेकिन सेकंड स्टेप में दिख रहा है कि ए स्टार से बी एक्सोथर्मिक है, ए स्टार से बी एक्सोथर्मिक है. इसका मतलब ए स्टार की पोजीशन बी से भी ऊपर है, क्योंकि ए स्टार से जब बी बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो ए स्टार की पोजीशन यहां कहीं हो सकती है. ठीक है, तो ये अगर ए है, ये ए स्टार हो सकता था, ये बी हो सकता था. तो आपको डायग्राम में ये चीजें ढूंढनी पड़ेंगी. तो यहां से रिएक्शन ऐसे चली होगी, ऐसे आया होगा और ऐसे चला गया. ठीक है, 2 पीक 2 स्टेप, ए स्टार ए से ऊपर एंडोथर्मिक, ए स्टार से बी नीचे एक्सोथर्मिक, ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक, मतलब बी की पोजीशन ए से ऊपर. ठीक है, यही बना लो, फेयर में बना के, फेयर जैसा ही दिख रहा है ना आपको, कोऑर्डिनेट्स वही चल रहे हैं. एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, सॉरी एनर्जी रिएक्शन प्रोग्रेस. इनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट्स. तो यहां जो दिख रहा है वो ट्रांजिशन स्टेट 1, ये जो दिख रहा है ट्रांजिशन स्टेट 2, ये जो दिख रहा है ए स्टार दैट इज इंटरमीडिएट. ठीक है, अगर यहाँ 2 एक्टिवेशन एनर्जी लिखी है E1 E2, तो यहां से यहां तक के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन E1, फिर यहां से ये वाला E2 हो जाएगा. ठीक, समझे. इसका एक्टिवेशन एनर्जी अगर EA1 केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन का एरो है, फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, तो ए से ए स्टार, ए से ए स्टार पहुंचने के लिए इस एवरेज लेवल से इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है यहां से यहां तक, वो EA1 हो जाएगा. सेकंड स्टेप अगर EA2 बोला हुआ है तो वो हमारे पास में सेकंड स्टेप मतलब कि ए स्टार से बी तक, तो इसके अंदर एनर्जी बैरियर क्या, ए स्टार को इस ट्रांजिशन स्टेट 2 को क्रॉस करना है, तो इतनी एडिशनल एनर्जी चाहिए, दैट विल बी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर स्टेप 2. ठीक है, ये तो रैंडम बनाया मैंने ना, इनकी पोजीशन मैटर कर, वो तो केस टू केस, वही मैं बोल रहा हूं कि हम लोग जो इंफॉर्मेशन दी हो उसको बेसिक इंटरप्रेट करें. अब मान लो 2 डायग्राम ऐसे बना दीजिए बिल्कुल इसके जैसे ही, ये पोजीशन सेम हो, लेकिन एक में टेंशन ऊपर है नीचे, तो उसके बारे में फिर एक्स्ट्रा डिटेल्स कुछ सवाल में होंगी. तो अब ऐसा कुछ है तो रैंडमली बनाए, ये मत देखो कि TS2 TS1 से ऊपर क्यों है, हो सकता है TS2 TS1 से नीचे हो जाए, वो तो सारी तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है. ठीक है, पता है डायग्राम से चलेगा ना. 2 पीक मतलब 2 स्टेप, ए से ए स्टार पहला स्टेप, ए स्टार से बी दूसरा स्टेप. अगर डायग्राम दिया तो दिख रहा है 2 स्टेप, अगर ये दे रखा है, अब कुछ भी नहीं दिया है, सिंपली रिएक्शन दी हुई है ए से बी, आपको कितने स्टेप पे होता है तो नहीं पता चलेगा, उसके बारे में सवाल में डिटेल्स दी जाती है ना. या तो डायग्राम देंगे तो दिख जाएगा नंबर ऑफ स्टेप्स, या लिख के दे देंगे मैकेनिज्म में. ठीक है, सिस्टम का कार्तिक, सिस्टम का एनर्जी का ना, हमेशा बाय डिफॉल्ट जब कोई नीचे नोटेशन सबस्क्रिप्ट में ना हो, सब कुछ पैरामीटर सिस्टम के चल रहे होते हैं. चलिए अगले स्लाइड पे आता हूं अब मैं, और एक पॉइंट बस हम लिख लेंगे. द नंबर ऑफ पीक्स represent number of steps in the mechanism. ठीक
है, मैकेनिज्म में उतने स्टेप आएंगे। और नंबर ऑफ जो ट्रफ एक तरह से वो बताएंगे, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स। द नंबर ऑफ ट्रफ्स represent number of intermediates। ठीक है, मैंने एक एंडोथर्मिक एग्जांपल लिया, यहाँ पे एक्सोथर्मिक का अकॉर्डिंगली ये लेवल नीचे आ जाएगा, और बीच में तो सारी तरह की पॉसिबिलिटी है। डिपेंड करता है, देखो जो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी ए स्टार की, 2 एक्टिवेशन एनर्जी क्या, आप जिस प्रोसेस की बात करें उसके हिसाब से, अगर ए स्टार पीछे आ रहा होता, हमारे सवालों के अंदर ऐसे दिया रहता है, जैसे इस रिएक्शन को रिवर्सिबल रिप्रेजेंट नहीं किया गया तो फॉरवर्ड ही जा रहा है एक तरह से मान ली। अगर ये रिवर्सिबल की बात करते तो हम 2 एनर्जी बात करते, EA1 EA2, ठीक है, EA3। तो ए स्टार के पास में एक एक्टिवेशन एनर्जी पीछे आने की है, एक एक्टिवेशन एनर्जी आगे जाने की। ऑफकोर्स वैसे तो 2 एक्टिवेशन एनर्जी क्लियरली है ही है। ए स्टार अगर ए में आता है तो उसको ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है, ए स्टार यदि बी में जा रहा है तो ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है। ऐसे तो दिख रही एनर्जीज हमारे पास में 2-2 है इसके पास। वो तो डायरेक्शन की होती है, किसी स्पीशीज की एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती है, स्टेप की होती है। स्टेप इधर ले रहे हो कि इधर ले रहे हो, तो इस स्टेप की, इस डायरेक्शन की, इस वाली रिएक्शन की, ए स्टार टू बी की एक्टिवेशन, ए स्टार टू ए रिएक्शन की भी एक एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ठीक है, मतलब जो अपने काम का हमने देख लिया, बाकी डिटेलिंग का तो अंत नहीं है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं, करने का समय हमारे पास में नहीं है लगभग। चलो फिर एक ऐसे रैंडम बात बता देता हूं मैं, छोटा सा एक पॉइंट, क्योंकि ज्यादा समय अब है नहीं। तो ये एक चीज देखेंगे सब बच्चे, बनाने का तो अभी नहीं है फिलहाल विचार, देख सकते सिर्फ। इधर वही चल रहा है एनर्जी, इधर रिएक्शन प्रोग्रेस या रिएक्शन कोऑर्डिनेट। जैसे ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम का जो हाइलाइटिंग पॉइंट में दिखाना चाह रहा हूं वो ये कि इसका लेवल इसके मुकाबले काफी ऊंचा है, या ऐसा कहें कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए काफी ऊंची पहाड़ी चढ़नी पड़ती है। एक स्पीड ब्रेकर है बहुत ऊंचा, इसको इसलिए एनर्जी बैरियर भी बोलते हैं, एक बैरियर जैसा ही। तो इसको इधर पहुंचना है तो इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में आने के लिए जो एनर्जी चाहिए बहुत ही कम है, छोटी पहाड़ी है इसके लिए। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम आएगी, क्योंकि बैकवर्ड में जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं सिस्टम में, उसका मान लो 2% ऐसे हैं जो कि इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो 2% मॉलिक्यूल्स आर एबल टू कम ऑन दिस साइड, जबकि इधर से 70% मॉलिक्यूल मान लो क्रॉस कर पाते हैं, क्योंकि इनकी एवरेज एनर्जी इतनी ऊपर है कि इनको जो बैरियर क्रॉस करना है वो तो कुछ भी नहीं है। तो 70% लोग या 50% लोग इधर क्रॉस कर जाते हैं। तो ये रिएक्शन जो कि हाईली एंडोथर्मिक टाइप का केस दिख रहा है, इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन ऑलमोस्ट बैकवर्ड में जा रही है, यानी इसकी डायरेक्शन जो रहेगी एक तरह से उधर ही शिफ्टेड रहेगी। ए से बी की बजाय वो बी टू ए बनना प्रेफर करेगा, या ए से बी बनेगा भी तो बहुत नॉमिनल सा बन के इक्विलिब्रियम आ जाएगा, 5%, 10%, 2% बना, इक्विलिब्रियम आ गया। एक सेटअप ऐसा हो सकता था आपको इसका रिवर्स वाला, कि इसकी एनर्जी इसके मुकाबले बहुत ज्यादा है और इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी वो बहुत कम है, तो इजीली मॉलिक्यूल्स इधर कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो एक बार इधर गिर गया पहाड़ी से नीचे, उसको ये पहाड़ी चढ़ने में बहुत मेहनत लगेगी, यानी कि इधर से उधर कन्वर्जन लगभग नामुमकिन टाइप है, बहुत ही प्रैक्टिकली नामुमकिन है, कुछ परसेंटेज कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो ये रिएक्शन ऑलमोस्ट फॉरवर्ड में चल रही होगी। तो जब एनर्जीज में अच्छा खासा डिफरेंस होता है तो वो रिएक्शन एक तरह से इरिवर्सिबल टाइप की मानते हैं हम, वो किसी भी एक तरफ शिफ्टेड टाइप रहती है, ये बी टू ए, ये ए टू बी। जब ये थोड़े कंपेरेबल टाइप हो जाते हैं, रेगुलर टाइप के, ये कंपेरेबल टाइप में आ गए, तो अब हम बोलते हैं इसको काइनेटिक रिवर्सिबिलिटी, यानी ऑलमोस्ट दोनों तरफ जाने की टेंडेंसी है। अगर इधर 10% लोग आ पा रहे हैं, इधर 15% आ पा रहे हैं, इसके लिए बैरियर थोड़ा सा छोटा है, इसके लिए थोड़ा बड़ा है, तो 10% मॉलिक्यूल केपेबल है, 15% केपेबल है। तो इस रिएक्शन के अंदर दोनों की क्वांटिटीज सब्सटेंशियल दिखेगी एट इक्विलिब्रियम। इसके अंदर मेनली रिएक्शन फॉरवर्ड, इसके अंदर मेनली बैकवर्ड। तो ये तो प्रैक्टिकली इरिवर्सिबल जैसे केस है, और ये थोड़ा सा रिवर्सिबल टाइप का थॉट।
तो यूजुअली ऐसे केसेस के डायग्राम के अंदर ए टू बी, ठीक है, इधर ए टू बी, उसमें भी रिएक्टेंट को ये बुला रहे तो लिखेंगे तो ए टू बी, बट ये इस डायरेक्शन में बहुत कम प्रोसीड होती है, मेनली ये रिवर्स जाती है, या यूं कह लो कि बहुत कम इधर आती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा एक्स्ट्रा सा हटा सकते हैं या पड़ा है, रहने दो, ठीक है। इसको यही क्लोज करते हैं अभी। अगली क्लास अपनी कल है, और आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहे, हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, है ना। मेरी भी इच्छा है कि चैप्टर को थोड़ा जल्दी क्लोजिंग की तरफ लेके जाए, तो चीज़ें अभी बाकी हैं इसके अंदर, और चीज़ों को हम ऐसे हिस्टन नहीं करना चाह रहे हैं कि क्लास के अंदर ज़्यादा भगाएं। समझने का पार्ट हमेशा इंपॉर्टेंट है, तो कंटेंट जो कवर करना है उसके लिए क्लासें बढ़ा दी जाए भगाने की बजाय, ठीक है। तो थोड़ी क्लासें बढ़ेंगे भी थोड़े टाइम के लिए, तो उसके लिए तैयार रहेंगे, ठीक। स्लाइड से चालू करते हैं। चलिए भाई, बिगनर बॉक्स 4 आप लोग कर लेना। बिगनर बॉक्स 4 तो आपको कर ही लेना था, ये 5 का कंटेंट चालू कर दिया हमने। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ, जो लोग नोट कर चुके जा सकते हैं ना, कुछ और नहीं बताऊंगा मैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबर ऑफ डेज इंक्रीज करेंगे, क्लास आवर नहीं इंक्रीज करें ना। नंबर ऑफ डेज मतलब एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा मैं अपनी तरफ से बस, तो आप उसके लिए मेंटली तैयार हैं। चलिए, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।